हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। इकोलॉजिकल सीरीज़ में यानी इकोलॉजी में ही हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक एक ऐसी क्लॉक के बारे में बात हो रही है जो बायोटिक कंपोनेंट से जुड़ी हुई है ना। तो जब हम इंडिविजुअल इकोलॉजी या ऑट इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोलॉजी मैंने आपको बताया था दो तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी यहाँ इंडिविजुअल की इकोलॉजी की बात हो रही है, और सिन इकोलॉजी जब हम ग्रुप्स में बात करते हैं, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एक्सेट्रा। तो जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ये टाइम के साथ कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, जिसको हम लोग क्रोनोबायोलॉजी भी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ टाइम इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो हम देखते हैं कि हर इंडिविजुअल एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन तो कर ही रहा है, उसको इफ़ेक्ट भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इन एबायोटिक फैक्टर्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड भी है, और उसके चेंजेस के साथ इसमें भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में भी, तो उस ऑर्गेनिज्म में भी। ये फिनोलॉजिकल हो सकता है ना, और मेंटल, फिजिकल, किसी भी तरीके का हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल और फिनोलॉजिकल, किसी भी तरीके का चेंज हर बार आपको दिखाई पड़ सकता है विद द चेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इसी सिंक्रोनाइजेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी पर्टिकुलर क्लॉक के टाइम के हिसाब से पर्टिकुलर चीज़ होना। तो इस चीज़ को प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है, और हर इंडिविजुअल का अपना बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। वो एक दूसरे का बायोलॉजिकल क्लॉक हम नहीं कह सकते हैं कि ओवरलैप कर रहा है, सबका अपना बायोलॉजिकल क्लॉक है, हालांकि पैटर्न मोर और लेस सेम ही है। जैसे कि अब प्लांट्स हैं तो उनके बायोलॉजिकल क्लॉक में आपको पता है कि सीड है, फिर वो जर्मिनेट करेगी, है ना, फिर उसमें लीव्स आएंगे, फिर फ्लावर्स आएगा, फिर फ्रूट आएगा, फिर सीड आएगी। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हो रहा है। जैसे आपको पता है कि स्प्रिंग में बहुत सारी लीव्स आएंगी, ये लीव्स बिल्कुल आपको समर में नहीं दिखाई दे सकती हैं, हो सकता है ये फॉल में लीफ गिरेंगी, ये हमें पता है। तो लगभग सभी प्लांट्स के लिए ट्रू है, लेकिन हर प्लांट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ही पैटर्न हो, या फिर आज के दिन ही सबको लीफ गिरा देना है, ऐसा नहीं है। ये ड्यूरेशन अपने हिसाब से प्लांट तय करते हैं, कोई आज कुछ लीफ गिरा रहा है, कोई कल गिराएगा, कोई परसों गिराएगा फॉल में। तो इस तरह से अलग अलग टाइम में सबका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है, और अपने ही बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से वो काम करते हैं। अब ये जो फिनोलॉजिकल बिहेवियर है, ये हर बार उस मौसम पे आने पे वैसा ही रिएक्शन देना, है ना। जैसे प्लांट हर बार वही रिएक्शन दे रहे हैं, यानी स्प्रिंग में फ्लावरिंग कर रहे हैं, नई नई लीव्स आ रही है, फॉल में लीव्स गिरा रहे हैं, और फ्रूटिंग हो रही है, ये सब चीज़ें जो भी हो रही है, तो ये हर बार रिपीट करना अपने आप को, इसी को हम लोग कहते हैं रिदम में, यानी कि जो क्लॉक थी उसके हिसाब से अब हमने अपने आप को रिदम कर, इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम या फिर इन्वायरमेंटल रिदम। बायोलॉजिकल क्लॉक को इकोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, और इसी तरह यहाँ पर ये बायोलॉजिकल रिदम है। तो जो रिदम है ये हमेशा कैसे है, बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से ही रिदम आ रही है, क्योंकि क्लॉक के अकॉर्डिंग ही ये वो चीज़ें बार बार रिपीट करती है। रिपीटिशन का टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसी क्लॉक पे सेट है। अभी इसके बारे में हम और बात करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स लाइट, टेम्परेचर, सीज़न और डिफरेंट टाइम ऑफ ईयर, तो ये जो गवर्न हो रहा है बायोलॉजिकल क्लॉक से, इसके लिए कुछ प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है, कुछ क्या थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रेगुलेट होती है, और इनके लिए जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि स्विच ऑन और ऑफ होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो बायोलॉजिकल रिदम को हम लोग रेपिटेटिव बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं, जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से हो रही है। तो ये बायोलॉजिकल रिदम जो होती है इनको हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रेडियन, सिरकेडियन रिदम, इंफ्रारेडियन या सर का लूनर रिदम, सर का एनुअल रिदम भी हम कह सकते हैं। कुछ लोग डायर्नल और नॉक्टर्नल को भी अलग रिदम मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट इसको सर्केडियन रिदम के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो अगर हम डायर्नल रिदम की बात करें या नॉक्टर्नल, डायर्नल का मतलब होता है 12 आवर्स की साइकिल है ये,
यानी कि डे टाइम में किए गए सारे काम, जैसे कि हम आप होते हैं, हम लोग सारे काम मैक्सिमम दिन में करते हैं। और नॉकटर्नल वो होते हैं जो अपने सारे काम रात के समय में करते हैं। तो बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। तो दिन में काम करने वाले रात में सो जाएंगे। ऐसे लोग जो रात में सो जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डायर्नल पर्सन। और जो रात में काम करते हैं और दिन में सो जाते हैं, जैसे कि सारे इंसेक्ट, वो सब क्या हो गए, नॉकटर्नल ऑर्गेनिजम्स। अल्ट्रेडियन रिदम की बात करें तो ये इसकी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स से कम का समय लगता है। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये बार बार हम ब्लिंक करते हैं, और अगर लाइट पड़ जाए तब तो कई बार ब्लिंक करेंगे। और जैसे प्लांट्स पे हम लोग स्टोमेटल ओपनिंग देखते हैं दिन में, मीजोफाइट्स में तो कई बार ओपनिंग्स होती रहती हैं। तो ये सब क्या है, ये छोटी छोटी साइकिल है। तो इन्हें हम कहते हैं अल्ट्रेडियन साइकिल या अल्ट्रेडियन रिदम। इसी तरह सिरकेडियन रिदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 24 आवर्स की साइकिल है। ये साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं। यानी कि आप अगर आज अर्ली मॉर्निंग में जागे हैं तो अब अगली बार जागने के लिए आपको अगली सुबह का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि फिर आप काम करते करते शाम तक सोएंगे और फिर अगली बार सुबह जागेंगे। तो एक जो स्लीप और अवेक वाली साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल, इसको हम कह सकते हैं सर्केडियन रिदम के अंदर आ रही है। बॉडी टेम्परेचर जो है वो सर्केडियन रिदम के अंदर आएगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर भी हमारा फ्लक्चुएट करता है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सनलाइट के अकॉर्डिंगली काम करता है। तो सर्केडियन रिदम मोस्टली क्या है, सूरज की रोशनी के साथ ही गवर्न हो रहा है, और ये एक 24 आवर्स का प्रोसेस है। इसके बाद आता है इन्फ्रेडियन या फिर सर्का लूनर। सर्का लूनर, यहाँ आपको नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, लूनर यानी चांद। तो चांद की साइकिल के हिसाब से यानी कि मंथली साइकिल हो गई है। तो यहाँ इंफ्रारेडियन या सर्कल लूनर ये 24 घंटे से ज़्यादा का समय ले रहा है, करीब करीब एक महीने का। तो 24-25 दिन इसमें इजीली कवर हो रहे हैं। जैसे कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो हर 28 डेज पे नॉर्मली रिपीट होती है। इसी तरह सर का एनुअल की बात करें अगर हम, तो ये साइकिल एनुअली रिपीट होती है। जैसे फ्लावरिंग, जो पेरिनियल्स हैं उनमें एक सर्टेन टाइम पर ही फ्लावरिंग होती है, तो ये सर का एनुअल प्रोसेस हो सकता है। या फिर लीफ फॉल, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। इसी तरह जर्मिनेशन, उनका भी एक टाइम है, और वो उसी टाइम पे जर्मिनेट करेंगे, नहीं तो सीड डॉर्मेंट पड़े रहेंगे। तो हर ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज़ की डिफरेंट बायोलॉजिकल रिदम है विथ सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन तो सेम है, लेकिन हम उसके हिसाब से अपनी एक बायोलॉजिकल साइकिल बना चुके हैं, बायोलॉजिकल रिदम बना चुके हैं, और उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। अब जैसे ही हम इस बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हमारा बायोलॉजिकल रिदम अफेक्ट होगा, और इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, अफेक्ट होती है। जैसे अगर आप दिन के बजाय रात में काम करना शुरू कर दें तो आपकी क्षमता कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू डे टाइम। इसी तरह अगर इंसेक्ट जो हैं वो रात की बजाय दिन में निकलना शुरू कर दें तो डे लाइट होने की वजह से उनके पकड़े जाने, मारे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये उनको आउटनंबर्ड कर सकता है, यानी उनकी पूरी स्पीसीज़ को ख़त्म भी कर सकता है। तो ये इतना हार्मफुल हो सकता है। आपकी अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है तो आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सिंक्रोनाइज है, आपके मूड के हिसाब से सिंक्रोनाइज नहीं है। और जब आपका मेंटल हेल्थ गड़बड़ होगा तो फिर आपकी फिजिकल हेल्थ अल्टीमेटली गड़बड़ होगी, और जब फिजिकल हेल्थ गड़बड़ होगी तो फिर फिजियोलॉजिकल सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हमें बायोलॉजिकल क्लॉक को अपनी पहचानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।